सभी बच्चों को सुप्रभात। मैं सुरेश कुमार बाल साधना शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों 12th क्लास के पहला चैप्टर संयुक्त फलन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, चैप्टर का नाम हमारे पास है संयुक्त फलन। तो संयुक्त फलन होता क्या है? तो संयुक्त फलन पढ़ने से पहले हम फलन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आप 11th क्लास में एक बार पढ़ भी चुके हो। तो देखो, फलन क्या होता है? फलन की परिभाषा, फलन का प्रांत, परिसर और सहप्रांत। उसके बाद हम संयुक्त फलन पर चर्चा करेंगे। तो फलन की परिभाषा देखो, फंक्शन। फलन की परिभाषा क्या होगी? किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। फलन की परिभाषा, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, तो पहले देखो, फलन को हम किससे निरूपित करते हैं? तो फलन को हम निरूपित करते हैं f फ्रॉम a टू b। यहां फलन f के अंदर जो समुच्चय a है, ये तो फलन f का प्रांत कहलाता है, डोमेन। फलन f का समुच्चय b, ये हमारे पास कहलाता है सहप्रांत, कोडोमेन। फिर हमारे पास आता है फलन का परिसर। तो फलन f का परिसर, फलन f के परिसर को हम लिखते हैं f ओवर a से। तो यहाँ फलन को हम निरूपित करते हैं f फ्रॉम a टू b। फलन f में समुच्चय a तो होता है प्रांत, फलन f में समुच्चय b होता है सहप्रांत, और फलन f का जो परिसर है वो होता है f ओवर a से। अभी हम फलन को, कौन सा आपके पास फलन होता है, कौन फलन नहीं होता है, उसके लिए हम 2-3 एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और उसको हमें एरो डायग्राम से उसको हम देखते हैं। तो एरो डायग्राम के अंदर आपके पास देखो, पहला है आपके पास ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी, और ये हमारे पास फलन है f1। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके अंदर एलिमेंट है a b c d। एक का प्रतिबिंब है a, 2 का प्रतिबिंब b, 3 का प्रतिबिंब c, 4 का प्रतिबिंब d। एक का प्रतिबिंब a और एक का पूर्व प्रतिबिंब है 1, b का पूर्व प्रतिबिंब 2, c का पूर्व प्रतिबिंब 3 और d का पूर्व प्रतिबिंब 4। इसके तो पूर्व प्रतिबिंब होते हैं इधर और इसके प्रतिबिंब होते हैं इधर, यानी समुच्चय ए के प्रतिबिंब है बी में और समुच्चय बी के पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है? समुच्चय ए में। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं एरो डायग्राम में, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें भी है ए बी सी डी। एक का प्रतिबिंब है 1,
1 का प्रतिबिंब है बी, 2 का प्रतिबिंब है सी और 3 का प्रतिबिंब है डी और 4 का प्रतिबिंब हमारे पास भी है डी। और ये हमारे पास फलन है F2, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी के अंदर कौन सा फलन है F2। तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर हमारे पास फलन है F3। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी में एलिमेंट है ए बी सी डी। अब यहां देखो, एक का प्रतिबिंब है 1, 2 का प्रतिबिंब आपके पास कितना है ए, 3 का प्रतिबिंब है बी, 4 का प्रतिबिंब है सी और यहां में 5 एलिमेंट होगा और 5 का प्रतिबिंब हमारे पास कितना है डी है। तो यहां देखो आपके पास कौन सा तो फलन होगा, कौन सा फलन नहीं है। F1 F2 F3, F1 हमारे पास एक फलन है, F1 फलन है। क्यों? क्योंकि फलन F1 के अंदर जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में क्या है अद्वितीय है, अलग अलग है। इस कारण से फलन F1 हमारे पास क्या होगा फलन है। जो फलन हमारे पास F2 है ये क्या नहीं है फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए के अंदर एक अवयव है एक, उसके प्रतिबिंब कितने हमारे पास समुच्चय बी में 2 प्रतिबिंब है। इस कारण से जो फलन F2 है वो हमारे पास फलन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि समुच्चय ए के अंदर एक प्रतिबिंब एक है जिसके एक अवयव एक है जिसके प्रतिबिंब कितने हमारे पास समुच्चय बी में 2 प्रतिबिंब है, ए और बी। इस कारण से F2 हमारे पास क्या नहीं है फलन नहीं है, फलन नहीं है। F1 फलन है, फिर ये F2 फलन नहीं है। अब हमारे पास आता है F3, फलन F3। ये हमारे पास फलन है या नहीं है? क्योंकि F3 हमारे पास फलन है, क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब किसके अंदर है समुच्चय बी में, और वो क्या है अद्वितीय है, अलग अलग आपके पास एक है। 1 का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब ए, 3 का प्रतिबिंब बी, 4 का प्रतिबिंब सी, 5 का प्रतिबिंब डी है। तो F3 फलन है, F3 फलन है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो समुच्चय आपके पास ए है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में क्या होने चाहिए अद्वितीय होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। और समुच्चय ए के अंदर एक अवयव के प्रतिबिंब समुच्चय बी में 2 या 2 से अधिक है तो वो हमारे पास क्या नहीं होगा फलन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ फलन के जो प्रांत है, सह प्रांत है, परिसर है, वो क्या होते हैं। देखो ये फलन F1 है, F1 के अंदर हमारे पास प्रांत समुच्चय ए क्या कहलाता है प्रांत। तो ये 1 2 3 4 ये हमारे पास क्या होगा प्रांत, और ये हमारे पास होगा समुच्चय बी, ये कि हमारे पास क्या होगा सह प्रांत। फिर इसका आता है परिसर। परिसर का मतलब होता है F और A, यानी ए के एलिमेंट की इमेज। तो आपके पास समुच्चय के एलिमेंट की इमेज कितनी है, यहाँ देखो इसकी 1 का प्रतिबिंब कितना है 1, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, 4 का प्रतिबिंब डी। तो ए बी सी डी ये भी हमारे पास, ये हमारे पास क्या होंगे फलन F का परिसर। इसकी डेफिनेशन है फलन F के परिसर की डेफिनेशन है कि समुच्चय बी के उन अवयव का समुच्चय जो समुच्चय ए के क्या हो पूर्व प्रतिबिंब हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लूं मैं, ये सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके अंदर ए बी सी डी ई, और ये आपके पास एक फलन है F। एक का प्रतिबिंब ए, 2 का प्रतिबिंब बी, 3 का प्रतिबिंब सी, 4 का प्रतिबिंब डी। अब यहाँ जो फलन F है इसके अंदर प्रांत क्या होगा सह प्रांत क्या होगा परिसर क्या होगा। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो फलन F के अंदर जो समुच्चय ए है वो तो क्या होता है हमारे पास से प्रांत। तो प्रांत इक्वल टू क्या होगा समुच्चय ए, और समुच्चय ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट हमारे पास है 1 2 3 4। फिर हमारे पास है सह प्रांत। सह प्रांत क्या है फलन F में समुच्चय B क्या कहलाता है सह प्रांत। तो सह प्रांत B इज इक्वल टू
ए बी सी डी ई, यानी टोटल एलिमेंट होंगे आपके पास ए बी सी डी ई। तो फलन समुच्चय ए फलन एफ का प्रांत, समुच्चय बी फलन एफ का सह प्रांत, फिर फलन एफ का परिसर। परिसर को हम लिखते हैं एफ ओवर ए से। परिसर की परिभाषा क्या बताई थी मैंने कि समुच्चय बी के उन अवयवों के समुच्चय जो समुच्चय ए के क्या हो पूर्व है प्रतिबिंब हो। तो समुच्चय बी के वो अवयव कौन से हैं जो समुच्चय ए के पूर्व प्रतिबिंब है, ए बी सी और डी। तो ये हमारे पास है फलन एफ का परिसर। अब यहाँ देखो अवयव ई है, समुच्चय बी के अंदर अवयव ई है, इसकी आपके पास कोई भी पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में नहीं है, तो हम ये नहीं लेंगे, परिसर नहीं लेगा। परिसर सिर्फ परिसर के अंदर वही अवयव होते हैं जो समुच्चय बी के पूर्व प्रतिबिंब किसके अंदर विद्यमान होने चाहिए, समुच्चय ए के अंदर विद्यमान होने चाहिए। तो हमारे पास यह होगा फलन की परिभाषा हो गई। आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फलन एफ एक बार वापस देख लो। फलन की परिभाषा क्या होगी, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है। फलन को हम निरूपित करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी से। फलन एफ में समुच्चय ए प्रांत कहलाता है, फलन एफ में समुच्चय बी सह प्रांत कहलाता है। फलन एफ का परिसर होता है एफ ओवर ए। इसके लिए हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला F1 है, समुच्चय के प्रत्येक अवयव की प्रतिबिंब है अलग अलग, तो ये फलन होगा। फलन F2 के अंदर समुच्चय ए के अंदर एक अवयव है जिसके प्रतिबिंब हमारे पास समुच्चय बी में कितने हैं, 2, तो ये क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। यानी समुच्चय ए में हर अवयव का प्रतिबिंब बी के अंदर क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, यानी अद्वितीय होना चाहिए। F3 के अंदर आपके पास देखो F3 जो फलन है उसके अंदर आपके पास जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अंदर हर अवयव के प्रतिबिंब आपके पास समुच्चय बी में क्या है, अलग अलग, तो F3 क्या होगा, फलन। तो F2 फलन नहीं है, F1 और F3 हमारे पास क्या है, फलन। फिर हमारे पास ये आता है फलन का प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो इससे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिया है, यह समुच्चय ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से 4, समुच्चय बी जिसके अंदर एलिमेंट है ए से ई तक। फिर यहाँ आपके पास फलन की परिभाषा क्या कहती है कि फलन एफ में समुच्चय ए तो प्रांत कहलाता है, फलन एफ में समुच्चय बी सह प्रांत कहलाता है, और फलन एफ का परिसर, परिसर क्या होगा, समुच्चय बी के उन अवयवों के समुच्चय जो समुच्चय ए के क्या हो, पूर्व है प्रतिबिंब हो। तो समुच्चय बी के वो कौन से अवयव हैं जिसके पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है, समुच्चय ए पे। तो आपके पास देखो प्रांत समुच्चय ए, सह प्रांत समुच्चय बी। परिसर हमारे पास होगा एफ ओवर ए बी सी डी, क्योंकि इन चारों अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब किसमें विद्यमान है, समुच्चय ए में, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ये फलन। फिर फलन के प्रकार हैं वो हम अगली एक्सरसाइज की पढ़ेंगे। तो एक बार तो हमने आपके पास फलन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त फलन। संयुक्त फलन का मतलब होता है संयोजन। तो देखो संयुक्त फलन पढ़ने के लिए हमारे पास कितने फलन होने चाहिए, 2, यानी 2 फलनों का हम क्या पढ़ेंगे, संयोजन। तो पहला आपके पास मान लो पहला एक फलन आपके पास है एफ फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा आपके पास फलन है जी फ्रॉम बी टू सी। इन दोनों का संयुक्त फलन हमारे पास क्या होगा, गॉफ फ्रॉम ए टू सी, यानी फलन एफ क्या है, एफ फ्रॉम ए टू बी, और फलन जी क्या है, जी फ्रॉम बी टू सी। तो इन दोनों फलनों का जो संयुक्त फलन है, संयोजन क्या होगा, गोफ फ्रॉम ए टू सी। यहां देखो राइट साइड में आपके पास कौन सा फलन है, एफ, तो एफ का हम लेंगे प्रांत, तो एफ का प्रांत क्या है, ए। शुरू में आपके पास लेफ्ट साइड में क्या है, फलन जी का हम क्या लेंगे, कोडोमेन, कितना है, सी, यानी सह प्रांत। तो फलन एफ का तो हम लेंगे प्रांत ए, और फलन जी का हम लेंगे सह प्रांत सी। तो इसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, गोफ की मैपिंग क्या हो जाएगी, गोफ फ्रॉम ए टू सी। तो 2 फलनों का संयुक्त फलन क्या होता है, GOF। इसको हम एरो डायग्राम से समझें, तो एरो डायग्राम से इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एरो डायग्राम से देखो, एरो डायग्राम आपके पास है
ये सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, और ये हमारे पास सेट सी है। ए से बी के अंदर कौन सा फलन है? एफ। और बी से सी के अंदर कौन सा फलन है आपके पास? जी। ए से बी में एफ फलन है और बी से सी के अंदर कौन सा फलन है? जी। फलन एफ के अंदर जो आपके पास प्रांत है, प्रांत के अंदर कोई भी पॉइंट आपके पास है एक्स, ये कोई भी पॉइंट है, एनी वन एक्स पॉइंट है। अब एक्स पॉइंट है तो इसकी इमेज, इसकी प्रतिबिंब कितना होगा आपके पास बी के अंदर? एफ एक्स। फिर आपके पास एफ एक्स के ऊपर कौन ऑपरेट होगा? जी ऑपरेट होगा फलन। तो इसका प्रतिबिंब आपके पास जी, इसके फलन जी में क्या होगा? जी ओवर एफ एक्स। ये तो देखो प्रांत ए के अंदर हमने एक एलिमेंट कौन सा लिया? एक्स। एक्स का प्रतिबिंब कितना आपके पास? एफ एक्स। फिर एफ एक्स का प्रतिबिंब कितना है? जी के लिए, फलन जी के लिए जी ओवर एफ एक्स। हमें क्या लिखाना है? गोफ ए टू सी। तो देखो ए टू सी, तो गोफ के लिए हमारे पास ये होगा जी ओ एफ। तो ए टू सी, तो ये हमारे पास हो गया फलन एफ और जी का संयुक्त फलन क्या हो गया? गोफ। ठीक है। अब यहां देखो संयुक्त फलन को हम किससे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं? जैसे हमारे पास दो फलन थे, एफ ए टू बी, दूसरा फलन था जी फ्रॉम बी टू सी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं इसको? हम जी ओ एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या मीनिंग होगा हमारे पास? गोफ को हम कैसे लिखेंगे? जी ओवर एफ एक्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ए का मतलब है, ए क्या है? एफ का प्रांत, क्योंकि एक्स के ऊपर कौन ऑपरेट हो रहा है? पहले फलन एफ। तो हम यहाँ एक्स है वो एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा? फलन एफ के प्रांत के अंदर। तो दो फलनों का संयुक्त फलन हो गया गोफ। गोफ को हम किससे निरूपित करते हैं? गोफ ओवर एक्स इज इक्वल टू जी ओवर एफ एक्स। ये गोफ का मीनिंग है। यदि हमारे पास फोग होता है एफ और जी ओवर एक्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ ओवर जी एक्स। फॉर ऑल, अब एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा? जी के अंदर। जी का प्रांत क्या है? बी। तो एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास अब बी के अंदर। ठीक है। तो गोफ और फोग। अभी हमारे पास आ गया संयुक्त फलन हो गया गोफ फोग। फिर हमारे पास संयुक्त फलन कब तो परिभाषित होता है और कब अपरिभाषित होता है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमारे पास फोग हम निकाल सकते हैं, जिसमें हम फोग नहीं निकाल सकते हैं। वही हमारे पास गोफ की बात आती है, जिसमें हम गोफ निकाल सकते हैं और गोफ नहीं निकाल सकते। तो देखो आपके पास गोफ हम निकालेंगे, तो गोफ के लिए हम निकालने के लिए हम क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं गोफ निकाल रहा हूं, गोफ, तो गोफ निकाल रहे हो, तो गोफ निकाल रहे हो तो आपके पास यहां होना चाहिए एफ है, जो फलन एफ है, एफ का तो परिसर, एफ का परिसर सबसेट जी का प्रांत, यानी फलन एफ का परिसर सबसेट होना चाहिए जी का प्रांत का। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय। सबसेट का मतलब क्या है? उपसमुच्चय। यानी फलन एफ का तो परिसर और फलन जी का प्रांत का क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। उपसमुच्चय का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए? जी के प्रांत के अंदर विद्यमान होने चाहिए। मान लो सपोज करो कि एफ का परिसर आपके पास है 1 2 3 4 और जी का प्रांत हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जो फलन एफ का जो परिसर के जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसके अंदर विद्यमान है? जी के प्रांत के अंदर विद्यमान है। तो यह आपके पास यानी एफ का तो परिसर और जी के प्रांत का क्या होना चाहिए? उपसमुच्चय होना चाहिए। यदि ऐसा है तो गोफ हमारे पास क्या होगा? परिभाषित होगा। परिभाषित होगा, तो गोफ हमारे पास होगा परिभाषित। यदि ऐसा नहीं है, सबसेट नहीं है, एफ का परिसर जी के प्रांत का सबसेट नहीं है, तो हमारे पास गोफ क्या नहीं होगा? परिभाषित नहीं होगा। ठीक है। अब यहां देखो मैंने आपको बताया था एक फलन एफ है, ए टू बी है, फलन जी है, बी टू सी है। तो ए टू सी के अंदर कौन सा फलन होगा? गोफ। ये इसका उल्टा होता है। यहां देखो एफ, यहां जी है, यहां क्या है? गोफ।
तो इसका उल्टा होगा आपके पास जी ओ एफ। यदि यहाँ एफ की जगह क्या होता है, जी होता, और जी की जगह क्या होता, एफ होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, फोग। ठीक है, यानी इसका थोड़ा सा ये उल्टा होता है आपके पास। तो फलन ए से बी में फलन है एफ, और बी से सी के अंदर फलन क्या आपके पास है, जी। तो ए से सी में संयुक्त फलन क्या होगा, गोफ, जी ओ एफ, इधर से गोफ। ठीक है ना, उल्टा। और गोफ को हम किससे निरूपित करते हैं, गोफ ओवर एक्स इज इक्वल टू जी ओवर एफ एक्स, और फोग ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ ओवर जी एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। ये उसी के अंदर बिलोंग करेंगे जिसके ऊपर एक्स के ऊपर कौन सा फलन ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ देखो एक्स के ऊपर ऑपरेट कौन सा है, यहाँ एफ, ये एक्स के ऊपर ऑपरेट कौन है, जी। तो ये आपके पास जी का, एफ का प्रांत क्या है, ए, तो ये ए होगा। जी का प्रांत कितना आपके पास, बी, तो ये आपके पास एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। तो ये हमारे पास संयुक्त फलन है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर पहले एक्सरसाइज के अंदर पहला आपके पास जो क्वेश्चन है, और एक बात और बता देता हूं मैं, जब आपके पास फलन 2 हो, 3 हो, तो उसके अंदर यदि आपके पास उसकी मैपिंग है फलन, जैसे ये मैपिंग है, उनकी मैपिंग सेम हो, तो उसके अंदर फोग भी परिभाषित होगा, गोफ भी परिभाषित होगा, फोफ भी और गोग भी, चारों आपके पास उसके अंदर परिभाषित होते हैं। यदि आपके पास उसकी मैपिंग अलग अलग दी जाती है आपके पास, जैसे मैं आपके पास एग्जांपल लूं, पहला आपके पास एग्जांपल है कि एक फंक्शन आपके पास f फ्रॉम n टू z, दूसरा फलन हमारे पास है g फ्रॉम z टू q, और gx इज इक्वल टू आपके पास फलन है x प्लस 1/2। हमें निकालना इसका फोग और गॉफ, दोनों फाइंड करने हमें, फोग भी और गॉफ भी। अब हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो दो फलन है, पहला फलन है f फ्रॉम n टू z, दूसरा फलन है g फ्रॉम z टू q, तो इसके अंदर फोग और गोफ परिभाषित होंगे या नहीं होंगे। तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग इसको हम पहले चेक करेंगे। तो पहले हम किसको चेक करेंगे, फोग को। तो फोग को यदि हम चेक करते हैं तो फोग के अंदर देखो, फोग में जी का तो क्या होना चाहिए आपके पास, पहला यहाँ देखो गोफ था, तो एफ का क्या लिया मैंने, परिसर। अब यहाँ क्या है, फोग, तो जी का हम क्या लेंगे, परिसर। तो जी का परिसर, सबसेट। एफ का हम क्या लेंगे अब, प्रांत, तो एफ का प्रांत। देखो जी का परिसर क्या है हमारे पास, जी का परिसर क्या होगा, जी ओवर जेड, सबसेट। एफ का प्रांत कितना आपके पास, एन। एन तो हमारे पास होती है प्राकृत संख्या, जिसके अंदर नंबर होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है। जेड हमारे पास होती है पूर्णांक संख्या, जिसके अंदर क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या। क्यू हमारे पास होती है परिमेय संख्या, p/q रूप की संख्या होती है। तो यहाँ देखो जी ओवर जेड का मतलब इसके अंदर कौन कौन सी संख्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके अंदर आपके पास बीच में क्या आता है, जीरो भी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके यदि इसको हम संख्या रेखा पर इसको हम डिनोट करें तो ये आपके पास ऐसे, इधर तो आपके पास यहाँ तो होता है जीरो, इधर हमारे पास होती है पॉजिटिव वैल्यू, और इधर हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर आपके पास माइनस इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जेड पूर्णांक संख्या। और एन का मतलब हमारे पास कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 टू इनफाइनाइट। अब इसके अंदर देखो आपके पास सबसे उपसमुच्चय होना चाहिए, तो आपके पास उपसमुच्चय होना चाहिए, सबसेट हो। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है, तो ये सभी वैल्यू एन के अंदर बिलोंग नहीं करती, यानी इसके अंदर विद्यमान नहीं है। तो इसका मतलब जी जेड डज नॉट सबसेट एन, यानी इसके जी का जो परिसर है वो एफ के प्रांत का क्या नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। और यदि आपके पास जी का परिसर एफ के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है तो हम फोग को क्या नहीं कर सकते, हमें नहीं निकाल सकते, यानी फोग परिभाषित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः फोग परिभाषित नहीं है।
क्यों नहीं है वो हमने समझा दिया, ऊपर देख लिया आपके पास जी का परिसर एफ के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है, इस कारण से फोग क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। अब हमारे पास आता है गोफ। तो गोफ है, गोफ को हम परिभाषित करने के लिए हमारे क्या करेंगे, पहले हम एफ का क्या है, परिसर, तो एफ का परिसर उपसमुच्चय होना चाहिए किसका, जी का प्रांत। अब यहां देखो एफ का परिसर क्या है हमारे पास, एफ का परिसर एफ और एन सबसेट, जी का प्रांत क्या है हमारे पास, जेड। अब यहां देखो एन के अंदर कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या, जो कहां से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चलती है। जेड के अंदर कौन सी संख्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये जो सभी संख्या है वो किसके अंदर विद्यमान है, जेड के अंदर विद्यमान है। इसका मतलब एफ का परिसर किसका उपसमुच्चय, जी के प्रांत का। यदि ऐसा है तो हमारे पास क्या होगा, गोफ परिभाषित है, अतः गोफ परिभाषित है। यदि गोफ परिभाषित है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो अब इसको हम कैसे निकालते हैं, तो जी ओ एफ और एक्स इज इक्वल टू, जी ओ एफ का मतलब होता है संयुक्त फलन, कितने फलनों का, दो फलनों का संयुक्त फलन, और दो फलनों का संयुक्त फलन है जी ओ एफ ओवर एक्स, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जी ओवर एफ एक्स। अब हम यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास ऊपर, 2x, यहाँ पुट कर दो, तो जी ओवर 2x। अब यहाँ देखो 2x के ऊपर कौन सा फलन ऑपरेट हो रहा है, जी, यानी जी के आगे किसकी वैल्यू होती है, x की। देखो जी एक्स, जब यहाँ जी एक्स है तो यहाँ क्या होता है, x प्लस 1/2। अब यहाँ जी के आगे कितना है, 2x, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो जी एक्स के अंदर, तो कितना हुआ हमारे पास 2x प्लस 1/2। ये क्या हुआ, गोफ ओवर x की वैल्यू। तो ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर यदि आपके पास मैपिंग अलग अलग हो, f फ्रॉम n टू z, g फ्रॉम z टू q, और फंक्शन दिए और फोग और गोफ उसकी वैल्यू पूछता हो, तब हम पहले इसको हम चेक करेंगे कि फोग और गोफ परिभाषित है या नहीं है, तो फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो इसकी हुई जब मैपिंग क्या हो, अलग अलग हो तब, और जब हमारे पास मैपिंग सेम हो तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहला फलन है f फ्रॉम r टू r तथा g फ्रॉम r टू r। इसके लिए fx इज इक्वल टू है 2x प्लस 3, और इसके लिए gx इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 5। तो दो फलन है, पहला फलन है f फ्रॉम r टू r, दूसरा है g फ्रॉम r टू r, fx और gx। इसके अंदर वो किसकी वैल्यू पूछ रहा, वो फोग की और गोफ दोनों का मान पूछ रहा है आपके पास। अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ गोफ और फोग को परिभाषित करने के लिए हम थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैपिंग क्या थी, अलग अलग। इसके अंदर मैपिंग क्या है, दोनों में सेम। यदि आपके पास दो फलनों की मैपिंग सेम होती है, फ्रॉम आर टू आर, जी फ्रॉम आर टू आर, तो आपके पास वहां फोग भी परिभाषित होता है, गोफ भी परिभाषित होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। पहला हमारे पास है फोग, फोग और एक्स इज इक्वल टू फोग, इसका मतलब एफ और जी का संयुक्त फलन। कैसे लिखेंगे इसको हम, एफ और जी एक्स। अब यहां देखो किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, जी एक्स। पहले हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, जी एक्स, तो एफ ओवर जी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5। फिर यहाँ देखो एफ के आगे किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू होती है एफ के आगे। यहाँ देखो एफ एक्स, एफ के आगे एक्स है तो यहाँ कितना होगा 2x प्लस 3। अब यहाँ एफ के आगे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यानी इसके ऊपर कौन सा फलन ऑपरेट हो रहा है, एफ। तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, एफ एक्स के अंदर पुट कर दो। तो एफ, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5 प्लस का
3। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2x स्क्वायर प्लस के 2 को 5 से गया तो 10 प्लस का 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 10 और 3 13। तो ये तो हमारे पास क्या हुआ, फॉग ओवर x। तो ये फॉग की वैल्यू आ गई। दूसरा हमारे पास क्या है, गॉफ ओवर x। तो गॉफ ओवर x इसको हम कैसे लिखते हैं, g ओवर fx। अब यहां देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, fx। तो fx की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो g ओवर 2x प्लस 3। अब यहाँ देखो g के आगे क्या है, x की वैल्यू होती है, g के आगे क्या है x, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3। तो ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, gx में। तो कितना हुआ 2x प्लस 3 और इसकी क्या है होल स्क्वायर और प्लस का 5। ये हमारे पास क्या मिला, गॉफ ओवर x। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। दो फलन थे f और g, उनकी मैपिंग सेम थी, तो फॉग और गॉफ ऐसे हम निकाल लें। फिर हमारे पास दूसरे क्वेश्चन हमारे पास है। पहले क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन मैंने बता दिया, पहला पार्ट। एक पार्ट आपके पास थर्ड और देख लो। थर्ड पार्ट मैपिंग सेम ही है, मैपिंग सेम ही है, f फ्रॉम r टू r तथा g फ्रॉम r टू r। fx की वैल्यू है x और gx इज इक्वल टू है मोड ऑफ x, यानी x का मोड है। अब वो निकालना नहीं, पहले फॉग निकालेंगे फिर गॉफ निकालेंगे। तो फॉग निकालो, f और g ओवर x इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको हम, f ओवर gx। फिर gx की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ gx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ मोड x। तो f ओवर x का मोड। अब यहाँ देखो x, f के अंदर आगे, f के आगे किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। और यहाँ आपके पास f के आगे किसकी वैल्यू है, मोड x। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, तो कितना हुआ x का मोड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, फॉग ओवर x की वैल्यू। ठीक है। दूसरा हमारे पास है गॉफ ओवर x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको हम, g ओवर fx, g ओवर fx। अब यहाँ देखो g ओवर fx है, यहाँ किसकी वैल्यू पुट करेंगे पहले हम, fx की। fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ x, तो g ओवर x। अब यहाँ देखो g के आगे किसकी वैल्यू है, x की, और यहाँ g के आगे x की। तो ये x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर दो। तो कितना है आपके पास, यहाँ x की वैल्यू यहाँ पुट की gx के अंदर, तो कितना आया x का मोड। तो ये क्या हुआ, GOF ओवर x। तो हमने क्या देखा यहाँ तीसरी क्वेश्चन के अंदर, फॉग की वैल्यू भी कितनी है, मोड ऑफ x, और गॉफ की वैल्यू कितनी है, मोड ऑफ x। तो दोनों की वैल्यू क्या हमारे पास सेम है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 पार्ट हैं, उसके अंदर मैंने आपको 2 पार्ट बता दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना उसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, पहला आपके पास समुच्चय है ए। समुच्चय ए के अंदर आपके पास अवयव हैं, ए इज इक्वल टू है ए बी सी। समुच्चय बी के अंदर अवयव है बी इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। और फलन एफ है, उसकी मैपिंग है एफ फ्रॉम ए टू बी, यानी फलन एफ है समुच्चय ए से समुच्चय बी में। और फलन जी आपके पास है जी फ्रॉम बी टू ए। फलन बी जी है समुच्चय बी से समुच्चय ए में परिभाषित है। और एफ आपके पास है, फलन एफ को क्रमित युग्म के रूप में लिखा उसने। तो फलन एफ का क्रमित युग्म क्या आपके पास, क्रमित युग्म एवी बी यू
CW, और G को कर्मित युग्म में लिखा उसने G इज इक्वल टू UB VA WC। तो समुच्चय ए में अवयव है 3, बी के अंदर भी अवयव कितने हैं 3। फलन एफ कौन से समुच्चय से कौन से समुच्चय में परिभाषित है, ए से बी। फलन जी कौन से समुच्चय से कौन से में, बी टू ए। फलन एफ का कर्मित युग्म तो ये फॉर्म है, और फलन जी का कर्मित युग्म आपके पास है ये। अब हमें देखो किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है फॉग और गॉफ, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ, फॉग और गॉफ। तो यहाँ देखो फॉग और गॉफ निकालते हैं, तो इसको हम, ये आपके पास किसकी फॉर्म में, ये कर्मित युग्म में है। तो फॉग और गॉफ को निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको कर्मित युग्म के बारे में इसको बताऊं। तो कर्मित युग्म में फलन एफ को हम कैसे लिखेंगे, देखो ये आप फलन एफ है, तो फलन एफ क्या है, ए टू बी, इसको हम लिखेंगे एरो डायग्राम में। तो एरो डायग्राम में देखो फलन एफ को लिखेंगे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। ए में कितने एलिमेंट है, ए बी सी, बी में एलिमेंट है यू वी डब्ल्यू, और ये कौन सा फलन है, ये एफ। अब यहां देखो एफ के अंदर देखो ए की इमेज, ए का प्रतिबिंब कितना है वी, बी का प्रतिबिंब कितना है यू, और सी का प्रतिबिंब कितना है डब्ल्यू। तो इसको हम कर्मित युग्म के रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे, ए का प्रतिबिंब वी, ए का प्रतिबिंब वी, बी का प्रतिबिंब कितना आपके पास यू, और सी का प्रतिबिंब आपके पास कितना है डब्ल्यू। तो इसको कर्मित युग्म के रूप में लिखेंगे, तो ए वी बी यू सी डब्ल्यू, ठीक है। और समुच्चय ए फलन एफ का क्या है प्रांत, समुच्चय बी फलन एफ का क्या है सह प्रांत, और समुच्चय बी के अंदर उन अवयवों के समुच्चय जो ए के क्या हो पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं, फलन एफ के परिसर। तो परिसर और सह प्रांत दोनों क्या है सेम, इक्वल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फलन जी, जी को हम एरो के डायग्राम में लिखेंगे, तो जी फलन आपके पास है, तो जी है वो उसका मैपिंग क्या है बी टू ए। तो पहले हमारे पास कौन सा समुच्चय आएगा बी, फिर कौन सा आएगा ए, और बी टू ए में कौन सा फलन है जी। अब यहाँ देखो जी, बी के अंदर कौन कौन से हैं यू वी डब्ल्यू, और ए के अंदर कौन कौन से हैं हमारे पास है ए बी और सी। अब देखो u का प्रतिबिंब कितना है b, तो u का प्रतिबिंब b, v का प्रतिबिंब कितना है a, तो v का प्रतिबिंब a, और फिर w का प्रतिबिंब कितना है c, तो w का प्रतिबिंब c। तो ऐसे एरो डायग्राम से हमें इसको कर्मित युग्म के रूप में लिख सकते हैं, कर्मित युग्म को एरो डायग्राम के रूप में। तो दोनों प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा और ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम किस किस की वैल्यू निकालेंगे, हम फोग की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो फोग निकालेंगे तो फोग और x इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास f ओवर जी एक्स फॉर ऑल। x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, x के ऊपर कौन ऑपरेट है g, तो g का प्रांत क्या है हमारे पास, g का प्रांत क्या है b, तो x किसके अंदर बिलोंग करेगा हमारे पास b के अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको देखो f ओवर a इक्वल टू u, f ओवर b इक्वल टू, नहीं ये तो है v, और ये हमारे पास है u, और f ओवर c इज इक्वल टू है w। इसके अंदर क्या है g ओवर u b, और g ओवर v इज इक्वल टू a, और g ओवर w इज इक्वल टू कितना है c। f के अंदर a का प्रतिबिंब v, b का u, c का w, इसके अंदर u का b, v का a और w का c है। तो इसके अंदर संयुक्त फलन है फोग ओवर x इज इक्वल टू f ओवर जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। अब x की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे b के अंदर, सेट b। तो सेट b के अंदर कितने एलिमेंट है u v w, तो हम 3 एलिमेंट लेंगे। पहला एलिमेंट हमारे पास कौन सा होगा, पहला एलिमेंट o g ओवर x, पहला एलिमेंट क्या है u से लेंगे, b से लेंगे, क्यों, क्योंकि फोग के अंदर x किस में बिलोंग कर रहा है b में, तो u इज इक्वल टू f ओवर जी यू। अब यहां देखो
जी यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जी यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, कितनी है बी, पुट कर दो यहाँ, तो एफ ओवर बी। अब एफ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ यू, तो इसकी वैल्यू आ गई यू, तो एफ ओ जी ओवर यू, इसका मान कितना आया यू आई। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा एलिमेंट कौन सा है वी, तो वी लेंगे हम, तो दूसरा आपके पास हुआ एफ ओ जी ओवर वी। अब हमारे पास है फोग ओवर वी, तो एफ ओवर जी वी इज इक्वल टू एफ ओवर जी वी। जी वी की वैल्यू हमारे पास यहाँ है ए। अब यहाँ देखो एफ ए, एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है वी, तो इज इक्वल टू कितना आया वी, तो एफ ओ जी और वी इज इक्वल टू वी, तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, 2 एलिमेंट, पहला एलिमेंट यू, यू की वैल्यू यू फोक के अंदर, वी की वैल्यू फोक के अंदर वी। अब हमारे पास तीसरा एलिमेंट क्या है डब्ल्यू, तो एफ ओवर जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ओवर जी डब्ल्यू। अब जी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है सी, तो एफ ओवर सी इज इक्वल टू, अब एफ सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है डब्ल्यू, डब्ल्यू। तो यहाँ देखो फोग के अंदर हमारे पास था, फोग के अंदर फोग एक्स किस में बिलोंग कर रहा था बी में, और बी हमारे पास जी का क्या है प्रांत, तो बी प्रांत, तो बी के अंदर कितने एलिमेंट थे 3, यू वी डब्ल्यू, तो यू की इमेज कितनी है यू, यानी यू का प्रतिबिंब यू, वी का प्रतिबिंब वी और डब्ल्यू का प्रतिबिंब डब्ल्यू, तो फॉग। अब हम निकालेंगे गॉफ। गॉफ के अंदर देखो गोफ ओवर एक्स इज इक्वल टू जी ओवर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स के ऊपर कौन सा फलन ऑपरेट है एफ, और फलन एफ ऑपरेट है, तो यहाँ एफ का प्रांत कितना हमारे पास ए, तो एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा ए में। अब यहाँ देखो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, सेट ए में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, कौन कौन सा ए बी सी, तो ए बी सी। तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे ए के लिए, तो जी ओवर एफ ओवर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको हम जी ओवर एफ ए। अब यहाँ देखो एफ ए की वैल्यू कितनी है, हम थोड़ी देर पहले हमने पीछे निकाली, तो एफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ ए की वैल्यू कितनी थी वी, तो क्या लिखेंगे जी ओवर वी, और जी वी की वैल्यू कितनी थी, तो और जी वी की वैल्यू कितनी है ए, तो यहाँ देखो ए का प्रतिबिंब कितना आया ए, तो फलन एफ का जो प्रांत ए है उसके अंदर 3 अवयव थे, ए का प्रतिबिंब ए, अब दूसरा अवयव कौन सा है प्रांत ए में बी, तो बी निकालो, तो जी ओ एफ ओवर बी इज इक्वल टू जी ओवर एफ बी इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास जी ओवर एफ बी की वैल्यू है यू, तो यू। अब यहाँ देखो जी यू की वैल्यू कितनी है, जी यू की वैल्यू बी, तो यहाँ बी का प्रतिबिंब कितना आया बी, फिर तीसरा एलिमेंट कितना है जी ओ एफ ओवर सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको हम जी ओवर एफ सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ सी की वैल्यू है डब्ल्यू, तो क्या हुआ जी डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है सी, तो सी की इमेज कितनी आई सी। तो हम यहाँ दोनों वैल्यू निकाल ली, पहले तो हमने निकाला था फोग और फिर हमने क्या निकाला है गॉफ। ठीक है, फिर हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर आगे जो अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 3rd और 4th, वो आप खुद कर लेना, बहुत ईजी है, हो जाएगा, बहुत सरल है। यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो या फिर नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप कमेंट के अंदर कमेंट करके आप बता सकते हो कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये बताए, तो उसको हम रिपीट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास अगला क्वेश्चन है 5th का क्वेश्चन। फिफ्थ के अंदर आपके पास 3 फलन है एफ जी और एच, और तीनों की जो मैपिंग है वो किसके अंदर है R2R,
तो पहला फलन आपके पास है f फ्रॉम R to R, दूसरा है g फ्रॉम R to R, और तीसरा है h फ्रॉम R to R, h फ्रॉम R to R। ठीक है, तो पहला आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू है 2x + 3। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है एच ओ जी ओ एफ और √2π, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो फिफ्थ का जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 फलन है एफ जी एच, तीनों की मैपिंग सेम है R to R, R to R, R to R। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू है कोस एक्स, और एच एक्स की वैल्यू कितनी है 2x + 3 है, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले देखो, इसको हम सरल करने के लिए इस √2π को हम x मान लेते हैं, माना √2π = x, फिर इसकी वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। तो एच ओ जी ओ एफ और x = अब इसको हम क्या लिखेंगे? संयुक्त फलन की परिभाषा से एच ओ जी ओवर एफ एक्स। अब यहाँ देखो एच ओ जी, और अब यहाँ देखो एक्स के ऊपर कौन ऑपरेटर है f, तो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ फलन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x², यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ कितना आया x²। अब वापस संयुक्त फलन किसका? h और g का संयुक्त फलन, तो यहाँ आपके पास क्या लिखेंगे h ओवर gx²। अब यहाँ देखो gx² है, g क्या है x, तो g क्या x है, तो हम क्या लिख सकते हैं cos x, और ये आपके पास g क्या है x², तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x², तो h ओवर cos x²। फिर ये वैल्यू cos x² पर कौन सा फलन ऑपरेट है h, तो ये आपके पास h x में पुट करो, यहाँ देखो h क्या x है, तो यहाँ 2x + 3, यहाँ h क्या है cos x², तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आया 2 cos x² + 3। ओके, अब यहाँ वैल्यू आपके पास तीनों फलन आपके पास कैंसिल हो गए, h g और f तीनों हट चुके। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ तो x की वैल्यू कितनी है 2 cos √2π² + 3। रूट के ऊपर स्क्वायर होती है तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाती है कैंसिल, कितना बचा 2 cos 2π + 3। अब यहाँ cos 2π, चूंकि cos 2π की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दो, तो 2 × 1 + 3 = आपके पास कितना आया 5। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास है 5। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन है 7। मैंने आपके पास बीच में 2-4 क्वेश्चन बताया थी, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आपके पास समझ में आ जाएगी, सरल हो जाएगी। यदि उसके बाद भी आपके पास कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम आए बीच में, तो आप वहाँ कमेंट करके बता देना, या फिर आप संपर्क कर लेना, आप पूछ लेना, आपको सारी सब प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।